So hello students, welcome. Now today we will discuss about errors of measurements. तो errors का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसको 100% एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एरर्स वहां पर डेफिनेटली हो सकती है। जैसे कि स्केल से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 मिलीमीटर का जो गैप है या 1 मिलीमीटर का जो एरर है वो हमारा डेफिनेटली मे भी आ सकता है। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देन वी विल नेवर गेट एग्जैक्ट वैल्यू 100% एग्जैक्ट वैल्यू। इज इट क्लियर? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ ना कुछ एरर्स की वजह से हमें वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलती है। तो उसी टाइम पर जो हमारा मेजरमेंट हम करते हैं उन एरर्स के लिए उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स विल बी देयर। There are three types of errors: systematic errors, random errors, and gross errors. Systematic errors are those errors which are caused due to system. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स को फर्दर मोर कितने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो, जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ हो, या फिर हो सकता है कि जैसे कि जो हम स्केल यूज कर रहे हैं, मान लिया हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, हो सकता है कि उस स्केल में जो 1 मिलीमीटर के जो गैप्स बने हुए हैं वो 1 मिलीमीटर ना हो। तो इस कंडीशन में क्या, इस टाइप की जो एरर्स हमारी होती है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती है, दोज आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। नेक्स्ट वन इज imperfection in experimental techniques। मान लिया हमें किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, हमने उसके हैंड में थर्मोमीटर दे दिया कुछ इस तरह से और बोल रहे हैं कि इसको थोड़ी देर पकड़ के रखो, और बॉडी का टेम्परेचर डेफिनेटली जो हमारे हैंड्स की जो सरफेस है इसका टेम्परेचर बॉडी के एवरेज टेम्परेचर से हमेशा लेस होगा। या फिर अगर हमने बोल दिया एक 1 मीटर वाली स्केल हमें दे दी जिसमें बीच में सेंटीमीटर का कोई भी एक डिवीजन नहीं है, लेकिन उससे हमें बोल दिया कि 50 सेंटीमीटर मेजर करो कि कहां पर आएगा, तो दैट इज नोन एज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, तो जो गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो थोड़ी भी हम मिस्टेक्स करते हैं उसकी वजह से जो एरर्स आई होती हैं वो हम उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। उसकी वजह से भी सिस्टमेटिक एरर्स आ सकता है। नेक्स्ट वजह क्या है, दैट इज पर्सनल एरर्स। मींस हम ऑब्जर्वेशन गलत ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेट ही गलत किया है, या जीरो एरर हमने रिमूव नहीं किया था। जीरो एरर का मतलब है, मान लिया हमारे पास वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में निडल इस तरह से मूव करती है। अगर अगर हमने वोल्ट मीटर को कोई भी करंट नहीं दिया है, अगर ये निडल जीरो पर है, इसका मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट रीडिंग लेगा। अगर वो जीरो पर नहीं है तो उसकी वजह से जो एरर आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर मतलब उसको हमने ध्यान नहीं दिया कि उसको हमें जीरो पर भी सेट करना था। या अगर मान लिया हमारे सामने ये स्केल रखा हुआ है, ठीक है, और हम इस पे मतलब जहां यहाँ तक कि हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, तो अगर हम उसको 90 डिग्री पर देख रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम 90 डिग्री पर ऑब्जर्व करते हैं तो रीडिंग आती है एक्यूरेट। या फिर मैं इस तरफ से इसको देख रहा हूँ, यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ पर स्केल रखा हुआ है, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो मुझे 1 सेंटीमीटर ज्यादा दिखेगा, और अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो इस तरफ से देखने पर मुझे जो रीडिंग होगी 1 सेंटीमीटर कम दिखेगी। इसके लिए तुम कर सकते हो, अपनी रिस्ट वॉच ले सकते हो, एक तरफ से देखोगे टाइम तो 1 सेकंड ज्यादा या 1 मिनट ज्यादा दिखाई देगा, और फिर जब दूसरी तरफ से देखोगे तो 1 मिनट कम या 1 सेकंड कम तुम्हें टाइम दिखाई देगा। तो उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आएगा हमारा ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन। इस तरह की जो कंडीशंस क्रिएट करती हैं एरर, उसे हम कहते हैं, मतलब वो जो एरर्स क्रिएट होती हैं किस वजह से क्रिएट होती हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट क्या है कि द मिनिमम मेजरमेंट या द लीस्ट मेजरमेंट measured by an instrument is known as the least count। हमारे पास जो स्केल होती है वो 0.1 सेंटीमीटर मेजर करती है, मतलब वो 1 मिलीमीटर मिनिमम मेजर करती है, इसलिए हम उसकी जो लीस्ट काउंट है उसको क्या लिखते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर हम लीस्ट काउंट गलत मेजर कर लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि स्क्रू गेज होता है, वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, अगर स्क्रू गेज की बात करें तो 0.001 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इनकी
लीस्ट काउंट को गलत मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में जो एरर आती है उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो अब बात करते हैं रैंडम एरर की। रैंडम एरर का मतलब है कि मान लिया एक एक्सपेरिमेंट मैंने अभी किया, उसकी वैल्यू कुछ भी आई, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैं कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मेरा जो एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5 है, अभी मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.4, नेक्स्ट रीडिंग आई मेरी 1.38, नेक्स्ट रीडिंग आई 1.52, उसके नेक्स्ट रीडिंग आई 1.43। ठीक है, तो ये रीडिंग्स क्या हर बार डिफरेंट आ रही है? डेफिनेटली डिफरेंट आ रही है। तो ये जो एरर्स हैं ये किसकी वजह से, मतलब रैंडम। ठीक है, ये पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर हमारी वैल्यू बढ़ करके आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब पॉजिटिव एरर हो गया। अगर वैल्यू हमारी कम होकर के आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव एरर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो चांसेस होते हैं, जितने चांसेस पॉजिटिव एरर आने के होते हैं उतने ही चांसेस नेगेटिव एरर के भी होते हैं। तो इस एरर को रिमूव करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास होता है कि सारी की सारी जो मेजरमेंट्स हमने ली है उन सबको ऐड करके हम एवरेज फाइंड कर देते हैं। तो जब हम एवरेज फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, जो एरर थी, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। मान लिया कुछ में पॉजिटिव एरर आई, कुछ में नेगेटिव एरर आई, अगर वो इक्वल है तो हो सकता है कि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज है कि अगर हम परफेक्ट रीडिंग फाइंड करना चाहते हैं तो हम 4 to 5 रीडिंग्स लेकर के उसका एवरेज फाइंड कर देंगे, देन वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस एरर का मतलब होता है कि अगर हम रीडिंग को प्रॉपर्ली मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास जैसे इंस्ट्रूमेंट मान लिया हमारा मतलब इंस्ट्रूमेंट तो सही है लेकिन हम लोग मेजरमेंट ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उनको ग्रॉस एरर्स बोलेंगे। मेन हमारा इसमें क्या है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स है, इन्हीं को लेकर के अभी हम आगे मतलब करेंगे। अब अभी हम फाइंड करेंगे कि रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, मीन एरर कैसे फाइंड करते हैं, उन सब चीजों के लिए हमें क्या डेटा। ठीक है, सबसे पहले चीज हमारे पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को हमने 5 to 6 टाइम्स अगर रिपीट किया है तब हम ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है, या फिर आता ही नहीं है। जो नेक्स्ट आगे टॉपिक इसको लेकर के हम करेंगे उससे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, किस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। वैसे एब्सोल्यूट एरर का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, मान लिया ए मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है और ए डैश एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ए मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, ए डैश मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो मैं कैसे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करूंगा। एब्सोल्यूट एरर का मतलब डेल्टा ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू जो मुझे गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसी को लेकर के अब हम चलने वाले हैं। तो अब कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास डेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में दिया हो, ठीक है, लेट अस कंसीडर किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते टाइम हमने A1 A2 A3 A4 अप टू AN ऑब्जर्वेशंस हमने ली हुई है। तो अब हम कैसे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था रैंडम एरर्स में कि अगर हमें एरर्स को रिमूव करना है या फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले चीज एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे मीन वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड करना है, मीन वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। कितना हो जाएगा, दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN अपॉन n। मीन मोड मीडियन में ये चीज तो सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, मीन वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN अपॉन n। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर इन
द रीडिंग्स, जितनी भी रीडिंग्स मैंने ली हुई है सब में मुझे अगर एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू AM माइनस A1, डेल्टा A2 इज इक्वल्स टू AM माइनस A2, डेल्टा A3 इज इक्वल्स टू AM माइनस A3 अप टू, अगर n टर्म्स तक हम जाते हैं तो डेल्टा AN इज इक्वल्स टू AM माइनस AM। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड कर देंगे एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द रीडिंग्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द रीडिंग्स। ठीक है, ये तब अप्लाई करेंगे जब हमें बहुत सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, या अगर हमें केवल सिंगल ऑब्जर्वेशन दी हुई है। जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, जी की वैल्यू उसने कह दिया 9.7 आई है एक्सपेरिमेंटल, और एग्जैक्ट वैल्यू उसने हमें दे दिया 9.8। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 9.8 माइनस 9.7 दैट इज 0.1 विल बी द एब्सोल्यूट एरर। इज इट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं आगे मीन एब्सोल्यूट एरर की। ये तो हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे डेल्टा AM इज इक्वल्स टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा AN अपॉन n। ठीक है, हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स निकल करके आई थी उन सबको हमने क्या किया, सम करके n से डिवाइड किया, तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर निकल करके आ गई। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास कितनी आ गई, डेल्टा AM, दैट विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, देन वी हैव टू फाइंड, वी आल्सो हैव टू फाइंड mean error. Firstly find the mean value and after that absolute error in all the readings, तभी तो हम ये फाइंड करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करते टाइम कुछ क्वेश्चंस में, कुछ मतलब वैल्यूज में जो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, इसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी आ सकती हैं। हो सकता है कि जो मीन वैल्यू है वो ऑब्जर्वेशन से छोटी हो, तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ केवल हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब यहाँ इस नेगेटिव साइन का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ केवल और केवल हम सारे के सारे एरर्स को सम कर रहे हैं, किस लिए, टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, तो अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, अब बात करते हैं रिलेटिव एरर। जैसा कि नाम ही इसका रिलेटिव है, मतलब इसको हमें किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहली चीज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर के लिए अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, दैट विल बी डेल्टा AM अपॉन AM। मतलब अगर हम, जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकल करके आया है, ठीक है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल करके आया उसको अगर मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी द रिलेटिव एरर। इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफरेंस, या सबसे पहले हम इसको बोलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू है, 9.7 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन का रिलेटिव एरर फाइंड कर रहा हूं तो कितना होगा, 9.8 माइनस 9.7 अपॉन कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8। इज इट क्लियर? तो इस कंडीशन से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस चीज के लिए हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव एरर की, मतलब इसमें रिलेटिव एरर कितना होगा। तो ये तो तब था तब हमें केवल सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया है। तो अब सबसे पहली चीज जो मीन एब्सोल्यूट एरर है
वो एब्सोल्यूट एरर की तरह बिहेव करेगा, अपॉन जो मीन वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, डेल्टा एम अपॉन एम विल गिव द रिलेटिव एरर। तो अगर रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए आता है तो हमें मीन वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड करनी पड़ेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे पास ये निकल करके आएगा रिलेटिव एरर। नेक्स्ट रिलेटिव एरर के बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को हम ये परसेंटेज एरर भी बोल देते हैं, इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एरर। मींस अब हम यहां देखें डेल्टा एम अपॉन एम इनटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते टाइम हमें सिर्फ एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि अगर उसकी वैल्यू में 5% से 7% तक का अगर एरर आता है, परसेंटेज एरर अगर 5% टू 7% तक आता है, तब तो वो एक्सपेरिमेंट सही होगा, अदरवाइज वो एक्सपेरिमेंट हमें दोबारा करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के लिए फाइंड कर मतलब वैल्यू के लिए कर रहे हैं, तो अगर इसकी वैल्यू में जो परसेंटेज एरर है वो कितना 5 टू 7% आता है, वैसे तो स्टैंडर्ड वैल्यू को हम 5% तक ही मानते हैं कि 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में जहां एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वहां 5 टू 7% मान लेता है। ठीक है, इसी से हम चेक करते हैं एक्यूरेसी कि कितना एक्यूरेट वे में हमने एक्सपेरिमेंट किया है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं परसेंटेज एरर, और यहां तक का ये एरर फाइंड करने का तरीका था। अभी मैं आगे के एग्जांपल एक न्यूमेरिकल की हेल्प से बताने वाला हूं कि कैसे हम इन सब चीजों को फाइंड करने वाले हैं। तो हमने एक न्यूमेरिकल लिया है कि किसी एक स्टूडेंट ने 8 रीडिंग्स ली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में सभी ने पढ़ रखा है लाइट चैप्टर में, n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8, देयर आर 8 रीडिंग्स। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने ये 8 रीडिंग्स ली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए। अब हमें बताना है कि परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, मीन एरर सब हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले चीज हम मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, n को हमने मीन वैल्यू माना, n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 plus n6 plus n7 plus n8 upon 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें 1.29 plus 1.33 plus 1.34 plus 1.35 plus 1.32 plus 1.36 plus 1.30 plus 1.33 डिवाइडेड बाय 8। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.3275, या इसको हम 1.33 अप्रोक्स, ठीक है, ले लेंगे। क्यों, हम इस आंसर को उतनी ही डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं जितने डेसिमल प्लेस तक बाकी हमारी वैल्यूज हैं। सब में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसीलिए हमने इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक सिग्निफाई कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, मीन वैल्यू आ गया। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा n1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n माइनस n1, यानी कि कितना कर देंगे हम, n की वैल्यू कितनी है 1.33 माइनस 1.29, यानी कि 0.04 आ जाएगा। डेल्टा n2 दैट मींस 1.33 माइनस कितना आएगा 1.33 माइनस 1.33, ये कितना आ जाएगा 0.00, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेल्टा n3 इज इक्वल्स टू, डेल्टा n3 इज इक्वल्स टू कितना है 1.33 माइनस 1.34, कितना आएगा माइनस 0.01। डेल्टा n4 ये कितना आ जाएगा 1.33 माइनस 1.35 माइनस 0.02। ठीक है, डेल्टा n5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.33 माइनस 1.32, यानी कि कितना हो जाएगा 0.02।
0.01 डेल्टा n6 को हम क्या लिख देंगे 1.33 माइनस 1.36 कितना आ जाएगा माइनस 0.03 कितना आ जाएगा डेल्टा n7 इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास 1.33 माइनस 1.30 यानी कि ये आ जाएगा 0.03 एंड डेल्टा n8 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.33 माइनस कितना आ जाएगा 1.33 यानी कि 0.00। तो मैंने जो एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो हमारी एब्सोल्यूट एरर्स है उसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी होंगी लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर रहे हैं तो ये तो हो गया। उसमें कई बार क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑफ द रीडिंग, तो यहां तक केवल हमें करना है। अगर वो मीन एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए फिर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा एन। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू हम कितने लिखेंगे दैट इज डेल्टा एन इज इक्वल्स टू इन सबको हमें सम करना पड़ेगा 0.04 प्लस 0.00 प्लस माइनस 0.01 था ना, तो इसको मैं प्लस करूंगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.00 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक कोई एक रीडिंग मिस है 0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.03 एंड 0.03 0.03 प्लस 0.00 अपॉन 8। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल्टा एन इज इक्वल्स टू ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा 0.02। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये निकल करके आ गई वैल्यू किस चीज की दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव एरर के लिए हम फाइंड करते हैं डेल्टा ए एम यानी कि मीन वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मींस अगर हम रिलेटिव एरर फाइंड करने वाले हैं, आर ई का मतलब रिलेटिव एरर होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा एन अपॉन एन। डेल्टा एन कितना है 0.02, वो कितना था 1.33 था। इसको सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा कितना, दैट विल बी 0.015। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 0.015। तो ये कितना आ जाएगा, इट मींस हम बोल सकते हैं दैट विल बी द रिलेटिव एरर। अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की। ठीक है, परसेंटेज एरर हमारे पास कितना आ जाएगा डेल्टा एन अपॉन एन इंटू 100, इट मींस 0.015 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा 1.5%। मतलब जो हमारा जो रिजल्ट आया उसमें जो एरर आई वो कितनी आई 1.5% एरर आई। इससे हमें क्या प्रूफ होता है, इससे हमें मिलता है कि हाँ ये हमारा एक्सपेरिमेंट सही है। मैंने बोला था ना कि 5% से ज्यादा, कुछ पर्टिकुलर केसेस में 5 to 7% की एरर दी जाती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 5% से ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा एक्सपेरिमेंट गलत है। ठीक है, जो डेल्टा है इसकी वैल्यू को हम कितना 0.015 है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं जो एब्सोल्यूट एरर है इसको हम लिख सकते हैं 0.02, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकल करके आया कि कितना आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में केवल इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आएगा एरर इन प्रोपगेशन, क्योंकि अगर हमारा जो रीडिंग है उसमें एरर है, तो मान लिया एक लेंथ था एक ब्रेथ था,
दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा और दोनों में ही एरर है, तो अब आगे सम जो आएगा उसमें कितना एरर होगा, डिफरेंस जो आएगा उसमें कितना एरर होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड इन सब में जो एरर होगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर। सो वेट फॉर इट एंड थैंक्स